जी कविता और सुमित्रा, नमस्कार आप लोगों को भी। आज बिल्कुल नया चैप्टर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ और ये जो चैप्टर है ये है राष्ट्रवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर अच्छे से समझ में आएगा पूरा का पूरा अध्याय, क्योंकि नेचर बहुत अच्छी है इस चैप्टर की। और ये समझ लीजिए कि आज से अपन ने अपना जो आधुनिक भारत है इसको फुल फ्लैश में आरंभ कर दिया है। तो जो अध्याय है भारतीय राष्ट्रवाद, इसको अपन अपने सामने ले रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये कि जब अपन बात करते हैं इस चैप्टर की भारतीय राष्ट्रवाद, तो हमें कुछ बातों को बहुत गौर से देखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद से हमारा असल में आशय क्या है। एक बात तो हमारे सामने निकल कर आती है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा। हम यहाँ पर ये बात भी कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा और राष्ट्र की जो संस्कृति है, राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ की भौगोलिक सीमा है, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनके प्रति अगाध श्रद्धा का पाया जाना ही वही असल में राष्ट्रवाद कहलाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि यदि हम मुगल काल की बात करें, यदि हम अपने इस काल की बात करें, मुगल काल की, मुगल काल से हमारा जो तात्पर्य है वो सिंपल क्या है, वो सिर्फ इतनी सी बात निकल कर हमारे सामने आती है। यदि हम मुगल काल को उठाते हैं, बिल्कुल ये बात निकलती है कि जिसको आपने कहा है पूर्व मतलब ब्रिटिश अंग्रेजों से पहले का काल, अंग्रेजों से जो पहले का जो दौर है, हम यदि उसकी बात उठाते हैं, जिसको हमने कहा पूर्व आधुनिक काल यानी कि मुगल काल, तो आपको मालूम है कि पूर्व मुगल काल के अंदर जिसको हम राष्ट्रीय एकता बोलते हैं, इसका, जिसको आप लोग राष्ट्रीय एकता बोलते हो, इसका पूरी तौर पर अभाव था। राष्ट्रीय एकता का हमारे यहाँ पर पूरी तौर पर अभाव था। और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि साहब हमारे यहाँ पे पूरी तौर पर राष्ट्रीय एकता का अभाव था। मतलब क्या है? क्योंकि राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारणों में यदि हम लोग जाते हैं, हम लोग देखते हैं, वेरी गुड इवनिंग बिजेंद्र, यदि हम लोग जाते हैं और हम लोग उस चीज को समझते हैं, पाते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातें फिर ऐसी हैं जिन्हें हमें गौर से देखना है। वो बातें असल में क्या हैं? यदि मैं अकेले राजपूताने की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो 19 रियासतों का यहाँ पे पाया जाना, संपूर्ण भारत की यदि बात की जाए तो 500 से अधिक, ज्यादा संख्या में 600 के लगभग, थोड़ी ज्यादा बल्कि, रियासतें उस समय भारत में मौजूद थी। और हर रियासत का अपना राजध्वज हुआ करता था, अपना प्रशासनिक ढांचा, अपना प्रशासनिक ढांचा हुआ करता था। जी सुमित्रा, अपना प्रशासनिक ढांचा यहाँ पर हुआ करता था। ये तो खैर आपने जो बात बताई है सुमित्रा, ये बताइए अपने एकीकरण के दौरान, मैं काफी पहले की बात कर रहा हूँ। पूर्व मध्यकाल जिसको अपन है। तो अभी आप यहाँ पर इस बात को समझिएगा, सबका अपना ढांचा, सबकी अपनी राजभाषा, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं। याद रखना, आज जो मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, इसकी क्लास आपको रिकॉर्डिंग्स में तो मिल ही जाएगी।
रिकॉर्डिंग्स में तो आपको मिल ही जाएगी, याद रखना। लेकिन आपके एक सेक्शन और है आपकी अपनी एप्लीकेशन में, जिसको आप बोलते हैं स्टडी मटेरियल। स्वाद मैंने स्लाइड नहीं लिया है, पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को। आप स्टडी मटेरियल के अंदर जाकर भी, स्टडी मटेरियल के अंदर भी आप लोग जाकर अपनी क्लास को, मतलब इस जो मैं नोट्स लिख रहा हूं, जो व्हाइट बोर्ड पर जो आज काम कर रहा हूं, इसको भी आप जाकर देख सकते हो। याद रखना इस बात को, स्टडी मटेरियल में भी मैं भी सेव कर दूंगा मैटर को इस क्लास के बाद। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, तो इस वजह से एक रूपता, एक रूपता, समरूपता किस चीज की? कानूनी, विधान, या हम कहें प्रशासनिक ढांचे का पूरी तौर पर एक रूपता वाला पूरी तौर पर अभाव था। इसीलिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत की भूमि को मात्र क्या माना? भौगोलिक खंड माना। अंग्रेजों ने इसीलिए पूरी तौर पर इसको एक राष्ट्र मानने से साफ मना कर दिया। जबकि हम मोटे तौर पर इस बात को जानते हैं कि यदि हम बात करें विष्णु पुराण की, यदि हम बात करते हैं विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में हमें साफ उल्लेख मिलता है, उत्तरम यत्र समुद्रस्ते हिमाद्रश्यो दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति योजना नाम सहस्त्राम तु द्वीपो अयम दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किराता यस्यन्ति पाश्चिम यवना स्थिता। यानी कि वो तमाम भूमि भारतवर्ष है जिसमें दक्षिण में समुद्र पाया जा रहा है, उत्तर में हिमालय पाया जा रहा है, जिसके पूर्व में किरात लोग रहते हैं, और जिसके पश्चिम में यवन वास करते हैं, यवन वास करते हैं, यवन रहते हैं। वो संपूर्ण जो भूमि है वो क्या है? भारत वर्ष है। इस संपूर्ण भूमि को याद रखिएगा भारतवर्ष के नाम से पुकारा गया है। तो स्पष्ट तौर पर हमारे सामने, स्पष्ट तौर पर, यकीनी तौर पर हमारे सामने आ जाती है कि प्राचीन भारत में अखंडित राष्ट्र की एक परिभाषा, एक कल्पना मौजूद थी। आप जानते हो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण किया या खुद को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया, जिसकी जिसकी आप समझ लीजिएगा कि पश्चिम तक सीमाएं ईरान तक पहुंच रही है, पूर्व तक सीमाएं बंगाल तक जा रही हैं, उत्तर में सीमा जम्मू दिल्ली के ऊपर हिमाचल तक पहुंच रही हैं, और दक्षिण में सीमा जिसकी मैसूर तक जा रही है। तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक एक रूपता, एक समरूप ढांचा पाया गया होगा। लेकिन जब बाद में संपूर्ण भारत विदेशी आक्रमणकारियों के कारण खंड खंड हो गया, उसकी अपनी जो भौगोलिक सांस्कृतिक जो विविधता में एकता थी, वो जब चूर चूर हो गई, तो फिर उस खाई को, उस कमी को, जो कि मौर्यों ने अपने सजग प्रयासों से किया था, उसको न तो फिर आगे जाकर गुप्त भर पाए और न आगे जाकर हर्ष भर पाए। और उसके बाद जब तुर्की साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और जब मुगलों का राज आया, तब भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक जैसा ही ढांचा निश्चित तौर पर उपस्थित रहा होगा। तब भी हम इस बात को किसी भी सूरत में नहीं पुकार सकते हैं, किसी भी सूरत में हम नहीं बोल सकते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण जिसको हम भारतवर्ष कह रहे हैं, वो भाषाई तौर पर
वो भौगोलिक तौर पर वो राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ एक भूमि का खंड मात्र है। तब प्रश्न ये बनता है, तब प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि असल में ये निकलकर सामने आता है कि वो कारक कौन से हैं, वो प्रमुख कारक कौन से हैं जिन्होंने इन तमाम खंडित इकाइयों को एक किया और भारत में एक राष्ट्रीय चेतना, जिसको आप राष्ट्रवाद की के रूप में परिभाषित करते हो, उसको जागृत करने का फैसला किया। वो प्रमुख फैक्टर्स, या वो प्रमुख कारक असल में कौन कौन से हैं। तो मैं आपके सामने अब इस क्लास को स्टार्ट करूं, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, यदि हम उस चीज को देखें और यदि हम उस चीज को समझें, तो आप लोग यहाँ पर इस बात को पाओगे, निश्चित तौर पर आप लोग इस बात को पाओगे कि कुछ तो विशेष ऐसा था इस संपूर्ण धरती में, इस संपूर्ण राष्ट्र में, जिसके चलते ब्रिटिश काल के दौर में यहाँ पर राष्ट्रीय एकता जागृत हुई। देश के तमाम कोने के नागरिकों, नेताओं को लगा कि हमारी सामूहिक पीड़ा का कारक एक है, रक्त से, नस्ल से, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर, भौगोलिक विविधता, भाषाई विविधता के आधार पर भले ही हमारी राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, भाषाई तौर पर चाहे हमारी पहचान भिन्न भिन्न हो, चाहे हमारी पहचान भिन्न भिन्न हो, लेकिन फिर भी हम एक राष्ट्र हैं। हमारी आर्थिक समस्याओं के मूल में मात्र ब्रिटिश सत्ता द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी की बेड़ियां हैं, मात्र हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी की बेड़ियां हैं। तो हमें इस अध्याय में उन्हीं तमाम कारकों पर हम उन्हीं तमाम फैक्टर्स पर हमें चर्चा करनी है। फिलहाल इस पूरी बात को पढ़िएगा, पढ़कर मुझे स्पष्ट करिएगा कि ये पूरी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। आज मैंने पीपीटी बिल्कुल काम में नहीं लिया है, नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं आपके टेलीग्राम पर, और जो मैंने लिखा है वो तमाम स्टडी मटेरियल के अंदर, वो सारा जो व्हाइट बोर्ड पर जो मैंने आज काम किया है excuse me, वो भी आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग्स तो अपनी जगह पर है। तो एक बार आप इस पूरे मैटर को पढ़कर मुझे कंफर्म करिएगा, सुमित्रा, कविता एंड विजेंद्र, कि भैया समझ में आया है या नहीं आया है। इस संडे के टेस्ट की आपको जानकारी मिल गई होगी। इस संडे को जो टेस्ट होगा वो होगा साम्यवादी समाजवादी जो आंदोलन है उसका। सुमित्रा, कविता, विजेंद्र, आराम से इस पूरे मैटर को ढंग से देख लो, पढ़ लो, फिर हैंड रेज करके बताइएगा कि क्या यहाँ तक का जो पूरा मैटर है आपने समझ लिया। जी विजेंद्र। हाँ जी कविता जी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो जो पहला कारक हमारे सामने आता है, बिल्कुल पहला कारक जो हमारे सामने आता है, ब्रिटिश शासन के दौर में
बिल्कुल ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में कानूनी एकता, कानूनी समरूपता की स्थापना का होना। कानूनी एकता या समरूपता का स्थापित होना। आप लोग जानते हैं 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी युद्ध में विजय होने के पश्चात बाद से 14 अगस्त 1947 तक क्रमिक चरणों में क्रमशः एक के बाद एक विजयों के पश्चात, चरणों के पश्चात जो ब्रिटिश राज था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वो संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया। तो ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ पर कानूनी प्रशासनिक समरूपता स्थापित हुई, यानी कि कानून अब सबके लिए समान था। गरीब हो चाहे छोटा हो, वो अदालतों में जाकर, न्यायालयों में जाकर अपने लिए कानून की लड़ाई लड़ सकता था। यद्यपि कहने को जितना आसान दिख रहा है, हम जानते हैं ये सब तमाम चीजें उतनी सहज नहीं थी। लेकिन यदि हम तुलनात्मक तौर पर मुगल काल से तुलनात्मक तौर पर देखें, तो ये बात हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सत्य बात है कि जी हाँ, मुगल काल की तुलना में ब्रिटिश काल के अंदर फिर भी थोड़ा सा इस प्रकार की समरूपता स्थापित होती है। और इसी समरूपता ने जो मतलब जो अलग अलग खंड के रूप में ये राष्ट्र मौजूद था, उन सभी खंडों को एकीकृत करने का प्रयास किया। आप लोगों को ये भी मालूम है कि जो 1935 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा की स्थापना की गई अंग्रेजी माध्यम की, उसकी वजह से एक नया शिक्षित बौद्धिक वर्ग स्थापित होता है। याद रखिएगा। एक नए शिक्षित बौद्धिक वर्ग की स्थापना होती है, जो कि असल में शहरी नगरीय वर्ग था। इसको भारत का आप मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग भी कह सकते हैं, जिसने जेम्स मिल जैसे उदारवादी लोकतांत्रिक विचारों को पढ़ा, रूसो, कांट आदि आदि, और अपने लिए उन्हीं ब्रिटिश सत्ता से ये मांग करी कि जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के अधीन इंग्लैंड की प्रजा को नागरिक मौलिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता, तमाम राइट्स अधिकार मिले हुए हैं, इसी प्रकार के अधिकार हमें भी प्राप्त होने चाहिए, तमाम तरह के। तो इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज की उम्मीद थी कि हम ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर हम स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। हम सामंती शोषण से इतर नए उदारवादी लोकतांत्रिक माहौल में जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जब इस शिक्षित वर्ग ने देखा कि ब्रिटिश सत्ता तो स्वयं सामंतवादी ताकतों से हाथ मिलाए हुए है, 1857 की क्रांति के पश्चात, तो अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग भाषाई, भौगोलिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पृष्ठभूमियों के जो ये नवीन वर्ग उभरा, शिक्षित बौद्ध इंटेलेक्चुअल मीडियम क्लास, पर्सिवल इसलिए लिखते भी हैं कि भले इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी,
परंतु ये वैचारिक और मूल्यों से अग्रगामी थे। ये भारतीय समाज को कहने को एक छोटा सा अंग थे, लेकिन गतिशीलता थी और इसमें राष्ट्र के प्रति कुछ चाहत थी। और जब इन्हें अपने सपने ब्रिटिश राज में हकीकत होते नजर नहीं आए, तो यही लोग थे जिन्होंने आगे जाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई करी। याद रखिएगा। इन्होंने ही फिर आगे जाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भरपूर अगुवाई करी है। यही वो वर्ग हमारे सामने निकल कर आता है। तो मोटे तौर पर यदि हम इन बातों को देखें, मोटे तौर पर यदि हम इन बातों को समझें, तो जो नया वर्ग उदय हुआ जिसको हम शिक्षित वर्ग कहते हैं, इस शिक्षित वर्ग ने ही सबसे ज्यादा भारत में राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाई। भारत में इसने ही सबसे पहले भारतीयों को ये एहसास करवाया कि आप भी पूरी तौर पर सक्षम हैं, पूरी तौर पर आप लोग सक्षम हैं कि आप अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोग अपने लिए अधिकार ब्रिटिश सत्ता में जिस प्रकार से कि उनकी ब्रिटिश प्रजा है, आप उनकी मांग कर सकते हैं। तो एक एक कारण तो जी हमारे सामने आ गया, शिक्षित बौद्धिक वर्ग की स्थापना। दूसरा आ गया कि जो अभी कहा कि कानूनी समरूपता। पहला तो ये हो गया ब्रिटिश शासन की समरूपता, दूसरा हो गया शिक्षित बौद्धिक वर्ग का उदय, तीसरा हम ले यहाँ पर ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान, आपको मालूम है मैक्स मुलर विलियम जोन्स एनी बेसेंट जैसे विदेशियों ने अपने शोध कार्यों के द्वारा भारतीय संस्कृति का एक तरह से पुनरुत्थान किया। यद्यपि उनके जो प्रयास थे, उनकी जो उपलब्धियां थी, वो ब्रिटिश राज को मजबूती प्रदान करने के लिए थी, लेकिन चूंकि इन्होंने जो कार्य किए और भारतीय संस्कृति का गौरवान्वित पक्ष दुनिया के सामने रखा, जिसका लब्बो-लुआब ये था कि भारतीय संस्कृति आज भी संपूर्ण पाश्चात्य जगत से श्रेष्ठ है। और जब विदेशी मुख से इस प्रकार की बात भारतीयों ने सुनी, तो भारतीयों के अंदर भी एक आत्मबोध जागृत हुआ, जिसके तहत उन्हें लगा कि हम किसी से कमतर नहीं हैं, हमारे अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आना ही नहीं चाहिए। हम विश्व गुरु रहे हैं, हमने सदियों तक इस राष्ट्र को वसुदेव कुटुंबकम की संकल्पना पर हमने उसका नेतृत्व किया है। तो भारतीयों में इन ऐतिहासिक अनुसंधानों, जिनमें एक बड़ा योगदान आप लोग पढ़ चुके हैं मुझसे पिछली क्लासेज में, एनी बेसेंट के नेतृत्व वाली थियोसॉफिकल सोसाइटी, विलियम जोन्स वगैरह ने जिन संस्थाओं की स्थापना की थी, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, का सबसे ज्यादा हमारे सामने असर आता है। इसके बाद देखिएगा, क्योंकि 1800, यदि मैं और कारण लूं, 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया, तो फिर यहाँ पर जाति विभेद भी आरंभ किया जाता है। जाति विभेद का मतलब कि जो अंग्रेज थे, वो अपनी नस्ल को, गोरी प्रजाति को श्रेष्ठ मानने लगे और उन्होंने भारतीयों को काला, हबशी, जो आधा तो कपी है, गोरिल्ला है, और आधा मानव है, इस रूप में, जिसको आप कहते हैं उपमानव जीव,
उपमानव जीव, इस रूप में इन लोगों ने चित्रित करना आरंभ किया। तो पक्की बात है कि जब खिल्ली उड़ाई गई भारतीयों की, जब भारतीयों का उपहास उड़ाया गया, तो भारतीयों के अंदर एक आक्रोश पनपा ब्रिटिश सत्ता के प्रति। जो 4 कारण हो गए। सुमित्रा और कविता बताइएगा, यहाँ तक की बात क्या आपको समझ में आ चुकी है? सुमित्रा एंड कविता। इसके बाद मैं नेक्स्ट लूंगा जी कविता, 5वां फैक्टर। जी सुमित्रा। कविता और सुमित्रा एक बार मुझे बताइएगा, या आप चलो मैं क्लास के बाद पूछूंगा, ठीक है, पहले क्लास पूरी हो जाए। 5वां जो कारण है वो है सरकारी नौकरियों में भेदभाव। सरकारी नौकरियों में भेदभाव करना। यद्यपि 1858 के अधिनियम में यह तय कर दिया गया था कि जो ब्रिटिश सम्राट है, जो ब्रिटिश ताज है, वो किसी भी सूरत में भारतीयों के साथ पक्षपात नहीं करेगा, लेकिन ये कहना बेकार रहा। सरकारी नौकरियों में भेदभाव निरंतर चलता रहा। इवन आईसीएस की परीक्षा, जिसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 19 कर दिया गया, ताकि कम से कम भारतीय इस परीक्षा को पास करें और ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। इसके विरोध में जो 21 वर्ष से उम्र घटाकर 19 वर्ष की गई, 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन। इसने इस उम्र को कम करके भारतीयों को षड्यंत्र के तहत साजिशतन आईसीएस एग्जाम में बैठने से रोकने के लिए जो एक साजिश रची गई, इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस की, जिस पूर्वगामी अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक संस्था ने छेड़ा था, वो था इंडियन एसोसिएशन। याद रखिए। इसके बाद आप लोग देखिएगा, यदि हम थोड़ा और कारणों की तरफ जाते हैं, तो इस समय जो यातायात और संचार साधनों का जो विकास हुआ, यातायात एवं संचार साधनों का जो विकास हुआ, इस बात को आप लोग समझिएगा, इसने भी राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में, भारतीयों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि यातायात और संचार साधनों में आप जातिगत प्रतिबंधों को लेकर नहीं जी सकते हो, आपको इन्हें दरकिनार करना पड़ेगा। जब आप ट्रेन में साथ में सफर कर रहे हो, तो आप अपने साथी को ये हरगिज नहीं बोल सकते हो कि जी आपकी जाति नीच है या निम्न है, माफ करना नीच शब्द के लिए निम्न है। तो या आप जो अपने यहाँ पर कहा जाता था, मेरा ये मुंह से इसलिए निकला शब्द, तो आप जी मेरे पास नहीं बैठोगे। नहीं चाहते हुए भी यातायात और संचार के साधनों से एक तरफ तो जातिगत बंधन कमजोर पड़ते हैं, और दूसरी तरफ एक 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 क्षेत्र के, एक प्रदेश के नागरिकों का दूसरे प्रदेश के नागरिकों के साथ मिलना, मेलजोल करना, वो पहुंच आसानी से स्थापित हुई, कनेक्टिविटी स्थापित हुई। तो आप एक दूसरे के प्रति विचारों को आदान प्रदान करने लगे, जानने लगे, रोजगार के लिए जाने लगे, जातिगत बंधन टूटे, कमजोर पड़े। इसने भी आपके अंदर एक पैन नेशनलिज्म, सर्व राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया, जिसको आप कहते हो यातायात तथा
संचार साधनों का विकास का होना, ये इसने भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जबकि हम लोग जानते हैं, इस बात को बेहतर पहचानते हैं कि यातायात और संचार साधनों का जो विकास था, वो अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया था। अंग्रेजों के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि, याद रखिएगा, स्वार्थ सिद्धि के लिए निश्चित तौर पर किया गया था, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि आपके अंदर एक राष्ट्रीयता का विकास हुआ। अब जैसा आप कहेंगे विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, इस समय चाहे आयरलैंड का संग्राम हो, इटली का एकीकरण हो, जर्मनी का एकीकरण हो, फ्रांस की क्रांति बहुत पहले हो चुकी थी। तो ये जो खबरें जो इन छपती थी विदेशी राष्ट्रीय आंदोलनों का, इसका भी गहरा असर हुआ और भारतीयों को लगा कि यदि हम भी अपने जातिगत, भाषाई, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक मतभेदों को बुलाकर, यदि हम भी यूनाइटेड होकर, एकीकृत होकर, किसी संस्था के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो यह तो नहीं होगा कि जी 100% मान ली गई, लेकिन जीवन जितना बदतर फिलहाल है उससे बेहतर हो सकता है, हमारी कुछ एक मांगे मानी जा सकती है। और ऐसा करके फिर हम अपनी मांगों के दायरे को क्रमशः विस्तृत करते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपना स्वराज भी प्राप्त हो सकता है। तो विदेशी आंदोलनों का भी गहरा प्रभाव हुआ और विदेशी आंदोलनों के कारण ही भारतीयों में देशभक्ति एवं प्रेम की भावना प्रस्फुटित होती है, जागृत होती है। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण कारक और है जिसको हम कहते हैं आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, पक्की बात है, सालों पहले कब कोई संस्कृत भाषा रही होगी, सालों सालों हजारों सालों पहले संपर्क भाषा के रूप में, लेकिन पिछले कई कई हजारों सालों से संपूर्ण भारत में एक कोई संपर्क की भाषा नहीं थी। दक्षिण में जाओगे तो आप कन्नड़ हो गया, तेलुगु तेलुगु हो गया, तमिल होगी, मलयाली मलयाली भाषा हो गई, महाराष्ट्र दक्कन में आओगे तो मराठी भाषा होगी, गुजरात में गुजराती होगी, बंगाल में बंगाली होगी, असमी असमी भाषा होगी, राजस्थान में मारवाड़ी, राजस्थान में तो फिर हर एक कोस पर पानी और बोली बदलता है। तो कुल मिलाकर 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला जो दौर था, लॉर्ड मैकाले के काल में, जब अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में, राजकीय भाषा के रूप में स्थापित किया गया, सारा डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेजी में होने लगा और अंग्रेजी पढ़ा लिखा जो नया शिक्षित बौद्धिक वर्ग उदय हुआ, तो उसने इस आधुनिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे की भौगोलिक जो प्रादेशिक जो समस्याएं थी उन्हें समझा, उन्हें उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उन्हें हल करने के लिए सहयोग किया। तो इसका बड़ा गहरा असर होता है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में। कंफर्म करिएगा मुझे। अच्छा, विजेंद्र आ गए, राम आ गए, कविता आ गई, सुमित्रा आ गई। सुमित्रा, कविता, विजेंद्र अभी आए हैं, बीच में गए, एब्सेंट हो गए थे। कंफर्म करिएगा भैया, क्या यहाँ तक की बात भी समझ में आ चुकी है आप लोगों को? सुमित्रा, कविता और बाकी लोग भी एक बार बोलिएगा जी। राम और इनसे भी कहना बेकार है क्योंकि ये भी आए हैं। तो इस आधुनिक शिक्षा ने भी बड़ा गहरा असर डाला। नोट्स आपको मैं विस्तार से दे चुका हूँ, बिल्कुल रेडी टू प्रिंट कॉपी आपको मिल चुका है इस चैप्टर का। आप अपने घर पे इत्मीनान से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट, समाचार पत्रों का विकास, इसी कड़ी में अगली, इसी श्रृंखला में अगली कड़ी है। याद रखिएगा, भारतीय भाषाई जो समाचार पत्र थे उनके द्वारा जो सरकार की
हुकूमत की जो नीतिगत आलोचना की गई, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो समालोचना की गई, उसके द्वारा इन समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी नीतियों की पहुंच बहुत ज्यादा तो नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ, शिक्षित वर्ग तक तो अवश्य पहुंची। वो सरकारी नीतियों से वाकिफ होने लगे और उन्हें ये लगने लगा कि जो आर्थिक नीतियां हैं ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत की, ये भारत की दुर्दशा, ये भारतीयों की गरीबी और दुर्दशा का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। सबसे महत्वपूर्ण ये उत्तरदायी कारक है। और जब तक ब्रिटिश सत्ता भारत में रहेगी, ये दूर नहीं होगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, आप सब लोग बार बार पढ़ चुके हैं इसको, ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में, जिसको आपने कहा है धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब आपको मालूम है कि ये कहाँ दिया गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा जो जो सिद्धांत था धन के निष्कासन का, ये प्रस्तुत किया गया था। और ये बतलाता है कि जो आपने भू नीतियां, भू राजस्व नीतियां, लगान वसूली की जो ब्रिटिशर्स ने अपना रखी है, यहाँ पर आप रेल के ढांचे का विकास या अन्य जो कारखाने लगा रहे हो, इनका एकमात्र उद्देश्य भारत से कच्चे माल की प्राप्ति और उसे ब्रिटेन में उत्पादित तैयार माल के बाजार के रूप में खपाना है। कुल मिलाकर ये तमाम संसाधन भारतीय संपत्ति का दोहन करके ब्रिटिश खजाने को भरने के माफिक था। क्योंकि इस प्रकार की जो नीतिगत आलोचना समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंची सरकार की, उससे नागरिकों में बेहद बेहद व्यापक स्तर पर राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। और उनमें ये भावना आई कि जब तक हम यूनाइटेड होकर, एकीकृत होकर कोई मंच साझा नहीं करेंगे और सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, सरकार पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है और तब तक हमारी गरीबी भी दूर नहीं हो सकती। यही तो वजह है कि ब्रिटिश सरकार इस समाचार पत्रों के विकास के कारण इतनी घबरा गई थी कि 1878 में गवर्नर जनरल, आप सब लोग मुझसे पढ़ चुके हैं जिन लोगों ने पढ़ा है, लॉर्ड लिटन ने एक नियम लागू किया था, इसको हम कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट असल में क्या था? भारतीय भाषाई समाचार पत्रों का गला घोंटना। भारतीय भाषाई समाचार पत्रों का गला घोंटना, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहा गया है। गैगिंग एक्ट से मतलब क्या? आपका मुंह बंद करने वाला अधिनियम।
भी बोला गया। इसीलिए लॉर्ड लिटन को, जिसका शासनकाल था 1876 से लेकर 1880 ईस्वी। सुमित्रा, उम्मीद करता हूं कि आज बहुत अरसे बाद आपने ये टीचिंग देखी है व्हाइट बोर्ड वाली। बहुत शुरुआत में मैंने सिर्फ आपके साथ ही आरंभ करी थी ये व्हाइट बोर्ड टीचिंग। आज बहुत बहुत महीनों के बाद दोबारा मैंने पीपीटी को छोड़कर ये टीचिंग उठाई है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट बोर्ड टीचिंग। कविता, विजेंद्र और सुमित्रा, आप तीनों मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पीपीटी वाली टीचिंग ज्यादा पसंद आ रही है या ये वाली टीचिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी, जिसमें मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको डायरेक्ट मैटर समझा रहा हूँ, मैटर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक बार आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोनों ही? नहीं, मैं यदि एक किसी कोई एक जानना चाहूँ। विजेंद्र, आप क्या कहते हैं? कविता, आप भी बताइए। सुमित्रा, आप भी बताइए। दोनों में से कौन सी आपको बेस्ट लगी? पीपीटी वाला ज्यादा इफेक्टिव है, इम्प्रेसिव है, या ये ज्यादा अच्छा लगा आपको जहां पर अपन ऑफलाइन एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं? बोथ बोथ ऑफ, बट दिस गुड। अरे यार सुमित्रा, ये गलत बात है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ ताकि अपन आगे उसी को अपनाएं, कि पीपीटी वाला मैटर ज्यादा अच्छा लगता है आपको या विजेंद्र? ये विजेंद्र ने शायद इसको ज्यादा पसंद किया है, क्या बोलते हैं अपने इसको, ये ऑफ बोर्ड, जो मतलब व्हाइट बोर्ड जो टीचिंग है। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाह रहा हूँ। देखो, मुनरो ने भी इस बात को स्पष्ट लिखा है, ये बात याद रखना। आप लोग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर जितना मैंने आज ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, ये पूरी पीपीटीज आपको वहां मिल जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ से नोट्स बना भी सकते हो, और वैसे बने बनाए नोट्स पीडीएफ के रूप में मैंने आपको प्रोवाइड करवा ही दिया है बहुत पहले ही। मुनरो ने लिखा भी था कि एक स्वतंत्र प्रेस एवं विदेशी राज साथ साथ नहीं चल सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है मुनरो की। अच्छा जी सुमित्रा जी, चलिए अच्छी बात है। तो और बहुत अच्छी कोटेशन लिखी है मुनरो ने कि एक स्वतंत्र प्रेस एवं विदेशी जो राज होता है, वो कभी भी साथ साथ नहीं चल सकता है। इनके साथ साथ, इसके साथ साथ जिसने राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता का उदय किया, उनमें एक आपके सामने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी आते हैं। ये पूरा चैप्टर भी आप लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, जिसको अपन कहते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आप जानते हो, जिनमें जैसे अग्रदूत जो हैं, वो हैं राजा राम मोहन राय, जिन्हें भविष्य का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, समाचार पत्रों का जनक भी आप यहाँ पे कहते हो, भारतीय राष्ट्र का निर्माता भी आप उन्हें बोलते हो, क्योंकि इन्होंने जो सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन किए, जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, ठीक है साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का आर्य समाज,
ठीक है जी। इसी प्रकार से मैं विवेकानंद की बात करूं तो विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, ये इस तरह की संस्थाएं थी जिन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी स्वतंत्रता, चाहे आर्थिक स्वतंत्रता हो चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, वो तब तक अधूरी है, किसी भी प्रकार का समाज का उत्थान, नारी उत्थान, दलित उत्थान, तब तक वो अधूरे हैं जब तक कि विदेशी राज समाप्त नहीं हो जाता है। तो विदेशी राज की समाप्ति यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि यदि मैं मोटे तौर पर कहूं तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकारी, आंदोलन जो नेता थे इन्होंने भी, इनके जो मूवमेंट चले, इनके जो आंदोलन चले, वो भी फिर आप लोग देखिएगा आगे जाकर हमें कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं किसके अंदर, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। वो भी हमें पूरी तौर पर कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं। जैसे कि अब आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने तो साफ लिखा कि मैं ऐसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को देशद्रोही मानूंगा जो गरीबों के पैसों पर, टैक्स पर शिक्षा प्राप्त करता है, बाद में उनकी परवाह नहीं करता है। जब तक इस देश में लाखों करोड़ों अज्ञानी, मतलब लाखों करोड़ों लोग भूखे पेट सोएंगे, मैं किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को उचित नहीं मानता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे पर राज्य से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर जो बात है कि जो जो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए तमाम नेताओं के द्वारा, जिनमें बी आर अम्बेडकर साहब हैं, कई प्रकार के नेता, पेरियार वगैरह, तमाम तरह के जो नेतागण हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करता है, उन सबने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रधानता पे रखा। उन्होंने कहा जब तक आप पॉलिटिकल फ्री फील नहीं करोगे अपने ही राष्ट्र में, किसी भी प्रकार के सुधार आंदोलन का कोई विशेष महत्व नहीं रहेगा। हमें मालूम है स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे सुधारक थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, जिन्होंने, याद रखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये पहले ऐसे शख्स थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप लोगों को मालूम है 1857 की क्रांति में मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर पढ़ाया था, 1857 की क्रांति का योजनाकर्ता भारत के अंदर, योजनाकर्ता भारत के अंदर जिस साधु को माना गया है, उसे गोलमुख वाला साधु, उसे गोलमुख वाला साधु अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती माना गया है। उस जमाने में याद रखिएगा 1857 के दौर में स्वामी दयानंद सरस्वती की जो पहचान थी, वो पहचान किस रूप में थी, आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। वो पहचान थी किसके रूप में, गोलमुख वाला साधु। अंग्रेजों ने इसे ही अंग्रेजों ने इसे ही याद रखना 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा योजनाकर्ता या सूत्रधार माना है। सबसे बड़ा किन्हें? स्वामी दयानंद सरस्वती को। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो आर्थिक शोषण, जो आर्थिक शोषण किया गया,
आर्थिक शोषण का मतलब क्या है? धन का आर्थिक निष्कासन। राइट। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट, अंग्रेजों की जो भू राजस्व यानी कि जो लगान की नीतियां थी, भू राजस्व लूट अर्थात जो लगान की नीतियां थी, उन्होंने भी, याद रखिएगा, भारतीयों को गरीबी के अंदर पूरी तौर पर धकेलने का शिद्दत से कार्य किया, पूरी तौर पर। भारतीयों की गरीबी एवं आर्थिक दुर्दशा, भारतीयों की गरीबी एवं आर्थिक दुर्दशा के पीछे यदि कोई एक नीति सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही है, तो फिर वो पूरी तौर पर वो नीति है, इस बात को याद रखिएगा, ब्रिटिश पॉलिसीज। इन्होंने भी राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीयों को यह एहसास करा दिया गया कि ये इन तमाम, यदि दुखों से मुक्ति चाहिए, इन तमाम चीजों से आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको आपका अपना स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी, और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आपको विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना होगा। विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना होगा। और ये विदेशी शासन को आप कब, विदेशी जो शासन है इसको कब उखाड़ फेंकोगे? जब आपके पास कोई राष्ट्रीय मंच हो, आपके पास इस प्रकार की पॉलिसीज हो, जिसके द्वारा, जहां से आप तमाम भारत के नेताओं को एकत्रित कर सकें, उन्हें मंच दे सकें, जहां पर वो अपनी समस्याओं को रख सकें, नीतियां बनाई जा सकें कि हमें सरकार से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए किन योजनाओं को अमल में लाना है, किस दिशा में हमें आंदोलन चलाने हैं। रही सही कसर, मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, जो गवर्नर जनरल बनकर आया 1876 ईस्वी में, जिसे हम लॉर्ड लिटन कहते हैं, उसकी नीतियों ने और इस देश में आग लगा दी। जिसे उसने कहा कि शस्त्र निरोधक अधिनियम के तहत कि भारतीय बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकते। जैसे कि उसने नियम बनाया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। जब मैंने आपको भारतीय समाचार पत्र पढ़ाए थे, आप लोगों को मालूम है कि कितने विस्तार से हमने चर्चा करी थी, किन पर, आप लोगों को मालूम है, जो अपना मैटर भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत इसने, इसके काल में ही आईपीएस परीक्षा की जो उम्र थी 21 वर्ष, आईसीएस में भारतीयों को बैठने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की उम्र को घटाकर, याद रखना कितनी कर दी, 19 वर्ष, क्योंकि इस उम्र का बच्चा इंग्लैंड जाकर परीक्षा नहीं दे सकता था। और मैं क्लियर कर दूं कि इस प्रावधान के विरुद्ध जिसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा था, जिस संस्था ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा था, वो संस्था थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की
1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन। और इस इंडियन एसोसिएशन ने पूरी तौर पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जिसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप लोग बेहतर जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को याद रखिएगा किस नाम से और पुकारा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाल का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, बंगाल का बेताज बादशाह। बंगाल का बेताज बादशाह भी इन्हें कहा गया है। आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि निश्चित तौर पर इन्हें यह भी कहा जाता था सरेंडर नोट बनर्जी। और आप लोग पढ़ चुके हैं इस बात को, सरेंडर नोट बनर्जी भी इन्हें कहा जाता है, जो हमारे सामने सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। जिस समय भयंकर अकाल पड़ा दक्कन में, उसी टाइम पर आपने लॉर्ड लिटन ने 1877 का दिल्ली दरबार का आयोजन भी किया था। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, और ये जले पे नमक छिड़कना था कि जहां पर लाखों लोग भूख के कारण मर रहे हैं, लाखों लोग। उस सूरत में भी लॉर्ड लिटन ब्रिटिश सम्राट के लिए, जब महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण करी, केसर ए हिंद, उसके उपलक्ष्य में 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली के शाही दरबार का आयोजन किया था। और वहां पर जले पे नमक छिड़कने के बराबर था भारतीयों के दुखों पर इस प्रकार के राजकीय जलसों का, उत्सवों का आयोजन करना। अफगानिस्तान जो नीति थी लॉर्ड लिटन की, अफगानिस्तान का जो युद्ध था, उसमें भी जो बेहताशा खर्चा हुआ, जो जान माल का नुकसान हुआ, उसने भी भारतीयों को चिंतन करने पर विवश किया कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, लॉर्ड लिटन के काल में शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था 1878 ईस्वी का, जिसके तहत भारतीय, याद रखिएगा, भारतीय किसी भी सूरत में अपने यहाँ पर शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। 14 मार्च 1978 को हम लोग इस बात को भी पढ़ चुके हैं, 1878 नॉट 19, 14 मार्च 1878 को लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया था। और आप लोगों को मालूम है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय भाषाई समाचार पत्रों का मुंह बंद करना। ये भारतीय भाषाई समाचार पत्रों के विरोध में ये नियम, जिसको आप वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हो, सामने आया था। तमाम ये वो कारण थे, याद रखिएगा, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का यही कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का उदय किया। स्पेशली लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों, मांगों का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लॉर्ड लिटन ने।
भारतीय चाहे इस राष्ट्र के मूल निवासी हैं, नागरिक हैं, बट इनकी औकात जानवरों से अधिक नहीं है। निग्रो हैं ये उपमानव जीव हैं। इनको जितना डंडे के दम पर हाकोगे ये उतने ही आज्ञाकारी बने रहेंगे। इस प्रकार की नीतियों ने भारतीयों में एक आत्मचेतना, स्वसम्मान की भावना को जागृत किया और इसे मंच प्रदान किया गया विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा, जो समय समय पर इस देश में गठित हुई। कल ये चैप्टर, मंगलवार को कल ये चैप्टर हर हालत में पूरा हो जाएगा। कल वाले सेक्शन में जो मैं इस अध्याय का जो दूसरा हिस्सा है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उदय किस प्रकार से होता है, याद रखिएगा। कल वाले अध्याय में अपन इस बात को उठाएंगे। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का उदय, जिनमें लैंड होल्डर सोसाइटी हुई। हमने बार बार आज जिस संस्था की बात करी वो है 1876 की इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना की गई थी 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो मुझे कंफर्म करिएगा सुमित्रा, कविता और विजेंद्र, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को। कल हर हालत में राष्ट्रवाद का उदय पूरा हो जाएगा, याद रखिएगा किसी भी सूरत में। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं लूंगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये नोट्स आपके पास ये नोट्स मौजूद हैं। इसके अलावा ये मैंने जो जो मैंने क्लास ली है इसको मैंने आपके सामने भी सेव कर दिया है। तो स्टडी मटेरियल के अंदर भी ये आपको ये जो जो क्लास है पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स में तो मौजूद है, ही मिल जाएगी। तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि अब मैं आगे आपको व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊं या पीपीटी पे पढ़ाऊं। विजेंद्र थैंक यू, कविता, सुमित्रा, एक बार जवाब दीजिएगा मुझे कि कौन सा एक्सपीरियंस आपके लिए ज्यादा इंप्रेसिव रहा, पीपीटी वाला या जिसको हम कहते हैं व्हाइट बोर्ड वाला। एक्सपीरियंस आपको ज्यादा अच्छा लगा? आपकी इच्छा आगे किस प्रकार से पढ़ने की रहेगी मुझसे? अपने विचार एक बार शेयर करिएगा। इसके बाद फिर हम अपनी क्लास को विराम देंगे और कल हम दोबारा मुलाकात करेंगे। याद रखिएगा कविता के अनुसार पीपीटी वाला। अच्छा, सुमित्रा के अनुसार जैसी आपकी इच्छा सर। अच्छा अच्छा, विजेंद्र आप क्या कहते हैं भैया? आप भी एक बार अपने विचार रख दीजिएगा मेरे सामने तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। दो ने तो अपने विचार रख दिए हैं, आपका क्या कहना है? विजेंद्र, हालांकि मुझे दोनों ही तौर तरीकों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंफर्ट फील करता हूँ दोनों में ही। आप अपने लेवल से चलिए। कविता जी, कल आपकी बात सर आंखों पे रखता हूँ और मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ कल से पीपीटी वाला जो मामला है। तो कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हर हालत में। उसके बाद अभी मैं आधुनिक भारत पे ही टिका रहूंगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी मैं एक साथ लूंगा। उसके बाद एक चैप्टर और लूंगा आधुनिक भारत से, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, तमाम क्रांतिकारियों की जो 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 नीतियां थी वो एक साथ ही हम समेट देंगे। तब तक यदि 2-3 चैप्टर मेरे और तैयार हो गए आधुनिक भारत में तो अपन उनको भी आगे लेंगे ताकि जितना जल्दी हो सके एक बार अपन इस पोर्शन से मुक्ति तो पाएं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा आप सब लोग।